Welcome to C Anjali Chan classes, your buddy to make audit easy. So as we have started at 2:30, audit documentation वहाँ हम पढ़ चुके थे nature and extent of audit documentation. Then उसके बाद हमने factors पढ़े थे और उसके बाद we have taken a glimpse of कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिनका हमें सेपरेटली डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का नीड नहीं है। एंड टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ़ यू रिमेंबर सेकंड लेक्चर में वी हैव दीज पॉइंट्स जो मैंने बोला था कि आप सेल्फ रीड कर सकते हो, बट आई थॉट कि मुझे ही करा देना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वीडियो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बी रिकॉर्डेड ऑन पेपर। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो हम करते हैं, बट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म की होनी चाहिए, काइंड ऑफ कि पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, अदर मीडिया में हो। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में बी रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम, देन एनालिसिस, देन इशू मेमोरेंडा, then summaries of significant matters, and after that letter of confirmation and representation and checklist and then correspondence जिसमें कि हमारा ईमेल आ जाता है। ठीक है, तो अब एक एक करके वी विल बी डिस्कसिंग इट। अगेन मैं ये ज़रूर बोलूँगी, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ बॉडी डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड ऑन फैक्टर्स, तो आपको ये सारे फैक्टर्स लिखने हैं। और साथ ही इफ़ यू हैव टाइम एंड यू वांट टू फैच फुल मार्क्स, तो आप इस वाले पैरा को भी क्या करोगे, चिपका के आ जाना। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम हम समझने के लिए समझेंगे, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिख के लेके आई हूँ, बट आपको सिर्फ ये बुलेट लिखने हैं। अगर आपका जो मेन क्वेश्चन है वो फैक्टर्स ऑन दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एक्सटेंट पे होगा तो। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट इज एनालिसिस, देन इश्यूज मेमोरेंडा, देन समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, देन लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। ये हम एक एक करके समझते हैं। सो लेट्स कम टू आवर हैंड रिटन नोट्स। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में भी recorded on paper or on electronic or other media. Example of audit documentation can be, पहला अपने पास आ गया ऑडिट प्रोग्राम। एन ऑडिट प्रोग्राम इज डिटेल्ड प्लान ऑफ एनटीई। एनटीई क्या होता है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, डिटेल्ड प्लान ऑफ एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म टू obtain SAAE, SAAE, sufficient appropriate audit evidences। एंटी मतलब नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑडिट प्लानिंग में क्या इंक्लूड होता है, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, किस तरीके के ऑडिट प्रोसीजर लगाने, कब लगाने हैं और कितने लगाने हैं। ठीक है, उसका पूरा डिटेल्ड प्लान होता है इस डॉक्यूमेंट में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। इट एक्ट एज रोड मैप फॉर द ऑडिट। ऑडिट के रोड मैप की तरह काम करता है कि एक डायरेक्शन मिल गई है, इसी को हमें फॉलो करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाना है। ठीक है, अ स्टेप बाय स्टेप प्लान ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। जैसे कि ऑडिट प्रोग्राम में आपके पास क्या आ सकता है, उसमें इन्वेंट्री ऑडिट, आइटम बाय आइटम ऑडिट प्रोग्राम बन सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑडिट प्रोग्राम फॉर एसेट का चेकिंग, देन ऑडिट प्रोग्राम फॉर एसेट में भी पीपीई का कैसे चेकिंग करना है, इंटेंजिबल्स का चेकिंग कैसे करना है, ऐसे ही अपना इन्वेंट्री का चेकिंग हम कैसे करने वाले हैं वो देखने वाले हैं। ऑडिट प्रोग्राम फॉर रेवेन्यू चेकिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैलेंस शीट आइटम के लिए आपका ऑडिट प्रोग्राम बनेगा, ऑडिट प्रोग्राम आपके पीएल आइटम्स के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपके लिए इन्वेंट्री ऑडिट के ऑडिट प्रोग्राम का थोड़ा सा ग्लिम्स लेके आई हूँ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे पास स्टेप्स लिखे हो सकते हैं कि वेरीफाई स्टॉक काउंट फिजिकली। सबसे पहले तो हमें स्टॉक काउंट को वेरीफाई करना है कि जितना स्टॉक काउंट हम करके आए हैं ऑन साइट, क्या वही रिकॉर्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर उसके बाद चेक वैल्यूएशन, हमें वैल्यूएशन का भी ध्यान रखना है। फीफो लगाए तो फीफो के अकॉर्डिंग देखना है, वेटेड एवरेज लगाए तो वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग देखना है, राइट। देन उसके बाद ऐसा हो सकता है कि अब आपने ये देख लिया, अब आप कंपेयर करो कॉस्ट एंड एनआरवी को, और उसके बाद फिर टेस्ट करो हाई वैल्यू इन्वेंट्री आइटम्स को। ये हमारे कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है जो कि हमें फॉलो करनी है व्हाइल परफॉर्मिंग द इन्वेंट्री ऑडिट। ठीक है, तो ये अपना था ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है, डिटेल्ड प्लान इंक्लूडिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म।
ठीक है, ये क्या है, डिटेल्ड प्लान है। क्या है ये, डिटेल्ड प्लान। हम इसको साथ के साथ लिखते हुए भी चलते हैं, ठीक है। डिटेल्ड ऑडिट प्लान फॉर एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। एंड ये क्या है, रोड मैप है। क्या है ये, रोड मैप। देन उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस को देखते हैं अब हम। अच्छा, थोड़ा सा और रहता था। इन्वेंट्री एज पर बुक्स 50 lakhs आया है, ठीक है, और एज पर ऑडिट चेक कितना आया है, उसमें हमें ये पता चला कि जो दो आइटम है वो ओवर वैल्यूड किए गए हैं 1,20,000 से। तो इसको हम अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में कैसे लिखने वाले हैं कि इन्वेंट्री हैज बीन ओवर स्टेटेड बाय ₹1,02,20,000, ठीक है, एंड एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड फॉर दिस। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, अपना ऑडिट प्रोग्राम था। हमने सारे स्टेप्स अपनाए, स्टेप्स सारे फॉलो करके फिर हमने कुछ कंक्लूजन निकाला और उसको हमने इन्वेंट्री ऑडिट की ऑडिट प्रोग्राम में रिमार्क वाले कॉलम में क्या लिख दिया कि इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। देन उसके बाद वी हैव एनालिसिस। एनालिसिस अगेन ये क्या है, हम एनालाइज करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट को करंट ईयर की प्रीवियस ईयर से, करंट ईयर की कंपैरेटिव फिगर से, ठीक है। अभी जो ये मैं कंपैरेटिव फिगर्स बोल रही हूँ ना, ये हमें ऐसे 720 में समझ आएगा, 720 एंड सॉरी 720 में नहीं, 710 में समझ आएगा कंपैरेटिव फिगर्स के बारे में। तो यहाँ पे और उसके बाद हम प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स देखते हैं बिटवीन द आइटम ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट, वो सब हमें देखना पड़ता है। ट्रेंड्स हम चेक करते हैं, ट्रेंड इन द सेंस कि पिछले सालों की एफएस उठाएंगे, उसमें ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे एंड फिर अपना कुछ परसेप्शंस बनाएंगे कि अच्छा ओके, ट्रेंड इतना चल रहा है तो इस साल इतना रिवेन्यू हो सकता है या फिर इतने एक्सपेंस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो चलेगा, बट बहुत ही ज़्यादा डेविएट कर रहा है तो फिर हम उसकी एक्सटेंसिव चेकिंग करने वाले हैं। Analysis. Analysis refer to evaluation and examination of financial information through relationships, trends, comparison to obtain audit evidences. It involves ratio analysis. Ratio analysis for example अपना हो गया current asset ratio, net profit ratio, turnover performance ratios हो गई हमारी, है ना। ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रखा है, जैसे टर्नओवर, परफॉर्मेंस रेशियो हो गई, और उसके बाद डेट इक्विटी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज सर्विस रेशियो, ये सब हो गया, ये हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस हम करेंगे कि पिछले सालों की बैलेंस शीट पीएल उठाएंगे। फिर उसके बाद कंपैरेटिव फाइनेंशियल रिव्यू करने वाले हैं कि जैसे कंपैरेटिव ऐसे होता क्या है कि 2026 का अगर मैं ऑडिट कर रही हूँ तो मेरे पास 25 के भी जो फिगर्स है वो होते हैं, बट कंपैरेटिव में ऐसा होता है कि वो हार्ड पंच होते हैं, आई कांट ट्रेस बैक दैम, ठीक है, बट 26 के मैं पूरी ट्रेस कर पाऊंगी। इट इन्वॉल्व्स रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल रिव्यू used to identify unusual fluctuations used to identify unusual fluctuations और inconsistency requiring further audit procedure। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, 24 में 1 CR था, अब एकदम से 1.8 CR हो गया, यानी कि 8 lakhs का जो मेरा रेवेन्यू है वो ग्रो कर गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 80% किस वजह से हुआ, मुझे ये जानना पड़ेगा। बट मैंने देखा कि मान लो मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का ऑडिट करने गई हूँ, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में ओवरऑल जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो सिर्फ 10% की है। कितनी है, सिर्फ 10% की। बट जो मेरा क्लाइंट है, जिस क्लाइंट पे मैं ऑडिट पर गई हूँ, उसका जो रेवेन्यू है वो 80% से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को अपना ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एक्सटेंड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कट ऑफ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फेक रेवेन्यू भी बुक हमने किया हो, जब ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ 10% है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो आपके क्लाइंट की एकदम से 80% कैसे हो गई, आप ये माइंड तो लगाओगे ना, और फिर उसको चेक भी करना स्टार्ट करोगे, राइट। देन उसके बाद है इश्यूज मेमोरेंडा। ये एनालिसिस सबको समझ आ गया, इसका भी हम एक बार थोड़ा समरी बना देते हैं।
एनालिसिस में अपने पास आ जाएगा ट्रेंड्स, रेशियोज और उसके बाद कंपैरेटिव्स, ये सब अपने पास आने वाला है। नाउ वी हैव अनदर डॉक्यूमेंट, इश्यूज मेमोरेंडा। इश्यूज का क्या मतलब समझते हो? क्वेरीज, डाउट्स, उसका एक मेमोरेंडा। ठीक है। ऑडिट करते हुए अगर ऑडिटर को कोई डाउट आते हैं, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, कोई इश्यूज है, उसको वो डिस्कस करेगा किससे? मैनेजमेंट से। बट एक जगह सब कुछ नोट कर रखा होगा ना उसने। ऐसे तो नहीं अच्छा मैं ये भूल गया था, मैं दोबारा करती हूँ, पूछ ये भी मुझे पूछना था, अच्छा अच्छा दोबारा एक बार कॉल करना, ये हो रह गया तो ये हो रह गया, ऐसे नहीं होगा ना। इश्यूज मेमोरेंडम में आप ऑलरेडी अपने सारे क्वेरी, सारे इश्यूज, सारे डाउट्स क्या कर चुके होगे? नोट डाउन कर चुके होगे एंड आप उसको मैनेजमेंट से पूछने वाले हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? Issues memoranda are documents prepared by the auditor to record significant matters, doubts, or audit issues identified during the course of the audit, along with their resolution. और उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है ये हम देखते हैं। ये हम किस में लिखते हैं? अपने इश्यूज मेमोरेंडा में। अब यहाँ पे एक वर्ड है सिग्निफिकेंट मैटर्स। क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब ये सिर्फ दो शब्द जरूर है, बट इसकी कहानी बहुत लंबी जाती है। किसमें? ऐसे 260 में। ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि क्योंकि वैसे भी ये जो है हमें एग्जाम में तो लिखना नहीं है कि इश्यूज मेमोरेंडा का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ताकि आप इसको याद कर पाओ, है ना। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स हम डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे? ऐसे 260 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो फॉर दिस टाइम यू हैव टू बाय हार्ट, यू हैव टू लर्न। बट लर्न की भी जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं। हाँ, अगर मैं तुमको स्पेसिफिकली हाईलाइट ही नहीं करती तो तुम्हारा डाउट ही क्यों आता? तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना से जितना मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, उतना आपके पास डाउट आए, डाउट को फिर आप रिजोल्व करो। इट विल मेक अ टू वे इंटरेक्शन, राइट। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। ऑडिट को ऐसे मत देखो कि ये थ्योरी है, ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये आपको मेरे नोट से समझ आ गया होगा कि मैं किस तरीके से आपको एफएस के आइटम्स को लेके आपको समझाती हूँ, एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ठीक है। तो इशू मेमोरेंडम में अपना सिग्निफिकेंट मैटर्स आ गए, डाउट्स आ गए, ऑडिट इश्यूज आ गए। ठीक है। और किस तरीके से लिखा जाता है? इट कंटेन्स नेचर ऑफ इश्यूज, इशू क्या है, डिस्कशन विद मैनेजमेंट, और उस इशू पे मैनेजमेंट से क्या डिस्कशन हुआ, और फिर फाइनल कंक्लूजन्स क्या निकले। ठीक है। तो ये अपना क्या होता है? इश्यूज मेमोरेंडा। इससे क्या होगा? हेल्प ट्रैकिंग क्रिटिकल ऑडिट जजमेंट्स, क्योंकि हम इशू भी यहाँ पे लिख चुके हैं, मैनेजमेंट से डिस्कशन क्या हुआ, क्या जजमेंट वहाँ पे लगी, क्या इवेल्युएशन हुआ, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या निकला। तो यहाँ से क्या होगा? मैं क्रिटिकल ऑडिट जजमेंट्स को ट्रैक कर सकती हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक इनवॉइस रेज हुआ था मार्च 15 2025 को। एक इनवॉइस कब रेज हुआ था? मार्च के मंथ में हुआ था। ठीक है। कितने का था? 2,50,000 का। और जो गुड्स है वो एक्चुअल में डिलीवर कब हुए थे? अप्रैल 5 टू 2025। अब आपको पता है मेरा फाइनेंशियल ईयर मान लो 24-25 था। ठीक है। तो मेरा जो इनवॉइस है वो तो भले ही 2025 को हो गया था इशू, बट डिलीवरी जो है वो April 5 को हुई थी। तो आपने AS9 के अकॉर्डिंग पढ़ रखा होगा, जब गुड्स को हम एक्चुअली डिलीवर कर देते हैं तब हम उसको एज अ रिवेन्यू बुक करते हैं इन आर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जब हमने गुड्स को डिलीवर ही नहीं किया था विद इन मार्च, बट इनवॉइस रेज कर दिया, तो क्या एम आई एलिजिबल टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर 2,50,000 का सेल इन टू माई बुक्स? नो, नो, we can't recognize it as revenue in FY 2024-25। हम इसको 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में ही रिवेन्यू बुक कर सकते हैं। तो इससे
जो नेचर ऑफ इश्यू है वो क्या है, रिवेन्यू ओवर स्टेटमेंट बाय ₹2,50,000। और ये तो एविडेंट है, AS9 में अपना लिखा ही है, जब तक गुड्स डिलीवर नहीं होगा तब तक यू कांट रिकॉग्नाइज द रिवेन्यू इनटू योर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री मारना पड़ेगा, रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, एंड you need to recognize this particular invoice का amount as revenue in the financial year 25 to 26। तो यहाँ पे आपका नेचर भी आ गया। ठीक है, डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ होगा। ओके हाँ, हम समझ गए, AS9 के अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर रेफरेंस लेके जाने वाली हूँ, राइट। ये डिस्कशन हो जाएगा, फिर कंक्लूजन क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री रिक्वायर्ड, दैट्स इट, दिस वाज इश्यूज मेमोरेंडम, राइट। अब ये देखो, ICI में लिखा था इतना कुछ नहीं लिखा था ना, इफ समवन इज एक्सप्लेनिंग यू टेक बेनिफिट ऑफ दैट, राइट। तो इश्यूज मेमोरेंडम में क्या होगा, इट कंटेन्स nature of issues identified, discussion with management, and final conclusion, right? This was our issues memorandum. Now we have summaries of significant matters. अगेन वैसे मैंने लिखा तो है आपको समझाने के लिए, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो हम इसको डिस्कस करने ही वाले हैं डिटेल में इन एसेट 260। कहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं हम इसको डिस्कस, एसेट 260 एंड 265 में करने वाले हैं, एसेट 260 एंड 265, राइट। तो समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, these are summarized records of significant findings। significant findings मतलब ऐसे findings जो कि हमारा जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या की ऑडिट मैटर्स जिसमें एक ऑडिटर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट करने में। ये अभी मैं लेवल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। की ऑडिट मैटर्स पे मेरा सेपरेट ऐसे है, ऐसे 701, ठीक है। की ऑडिट मैटर्स पे ऐसे 701 है, वहां हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये समझ लो, ये कुछ ऐसे मैटर्स है जिसमें कि ऑडिटर को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, वो है ये सब, और उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है इन आर ऑडिट रिपोर्ट। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स थ्रोन ड्यूरिंग द ऑडिट, जैसे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट, की रिस्क क्या थे, एंड इम्पोर्टेंट जजमेंट क्या लगाई, ये सब हो सकता है। बट अगेन ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, आपको याद भी नहीं रखना है, बट आपको समझ के चलना है। आपको याद क्या रखना है, ओनली द बुलेट पॉइंट्स, ओनली एंड ओनली बुलेट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके। और की ऑडिट मैटर्स हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 701 में। देन वी हैव लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अगेन जो ये दो वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये दो वर्ड खुद में दो एसेज है। क्या है ये, दो एसेज है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। लेटर ऑफ कंफर्मेशन क्या है, ऐसे 505, और रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऐसे 580। अब बोलो, अब बताओ मुझे कि ऑडिट की क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे नहीं होगी। हर एक वर्ड किसी दूसरे ऐसे से कनेक्टेड होता है, और मुझे कैसे याद रहता है, मैंने 3-4 राइटर्स की ऑडिट की बुक पढ़ी हुई है, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम नहीं पढ़ पाओगे, या जो पढ़ सकता है, वैसे आजकल जैन जी का जमाना है, शॉर्टकट्स ज़्यादा लगाने आते हैं, ठीक है तुम लगाओ, हम उसी को लगाने के लिए बैठे हैं, पूरा रिसर्च करके तुम्हें पढ़ाने आए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन की। तो कंफर्मेशन लेटर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ क्या थे, डेटर्स आउटस्टैंडिंग थे, है ना। मैंने कुछ क्रेडिट सेल किया होगा, क्रेडिट सेल किया था मैंने, डेटर्स जो है वो बुक किए हुए थे इन द बैलेंस शीट, और उस डेटर से मैं कंफर्मेशन ले रही हूँ। उस कंफर्मेशन में क्या लिखा है उस लेटर में, ऑडिटर इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन लेगा, जिसमें कि मैनेजमेंट का रोल ज़्यादा नहीं रहेगा, बस मैनेजमेंट अथोराइजेशन दे देगा टू द ऑडिटर कि यस यू कैन कंफर्म दीज थिंग्स टू आवर डेटर्स।
फिर डेटर के लिए वो क्या लिखेगा, फलाना क्लाइंट ने इतना अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि आपको 20 लाख रुपीज देना है। डेटर के पास पहुंचा दिया, डेटर उसको पढ़ेगा और 20 लैक्स उसको देना है, वो यस कर देगा और ऑडिटर को भेज देगा और ऑडिटर चेक कर देगा और आइटम को क्लोज कर देगा। इन केस अगर डायरेक्टर ने नो लिख दिया तो ऑडिटर क्या करेगा, फर्दर चेकिंग करेगा। क्या जो कंफर्मेशन है वो डायरेक्टर के लिए ही ले सकते हैं हम? नो, क्रेडिटर्स के लिए भी होती है, बैंक बैलेंसेस के लिए भी होती है, जो अपना लास्ट स्टूड बैलेंस एट दी रिपोर्टिंग डेट होता है, यानी कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन डेट होता है। वहाँ पे हम बैंक से भी कंफर्मेशन लेते हैं ऑन द एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी ये सिर्फ बैंक अकाउंट की चिट्ठा एंड एफडीज का कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है कंफर्मेशन लेटर। और ये जो ऑडिट प्रोसीजर है हम कैसे फॉलो करेंगे, हम इसको पढ़ने वाले हैं ऐसे 505 में। मैं भी 5, तू भी 5, दोनों सेम है। यस, नाउ करेक्ट। फिर उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन लेटर। रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो एक्नॉलेज करती है कि जितना इंफॉर्मेशन हमें पता था हम आपको बता चुके हैं, जितना नॉन कंप्लायंस हमें पता था वो भी हम आपको बता चुके हैं। इफ इन केस देयर विल बी नॉन कंप्लायंस हम आपको पूरा पूरा कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा होता है, हम जानते हैं और मानते हैं कि एफएस को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आईसी को डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। ठीक है, उसमें ये चीजें लिखी होती है। ठीक है, तो अ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज अ स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। सर्टेन मैटर्स में मैंने आपको क्या दे दिए, एग्जांपल दे दिए। बेसिकली एज 200 में जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था वही इसमें लिखा है। ठीक है, और उसके बाद हम स्पेसिफिक जब एसेज में जाते जाएंगे ना तो वहाँ पे एक एक करके हम देखने वाले कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में क्या क्या कंफर्म कर सकता है। और ये चीज़ हम डिटेल में ऐसे 580 में पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से हम अपने एसेज का लेवल बढ़ाते जाएंगे तब मैं आपको क्रॉस रेफरेंस कैसे करते हैं एसेज को वो भी सिखा दूंगी। ठीक है, एंड उससे आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनने वाला है। यू नो बट कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल रही हूँ बट मेरी यूएसपी पता है क्या है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वाला थिंग को सिखा रही हूँ। तो ये क्या था, अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर था। कंफर्मेशन लेटर एंड रिप्रेजेंटेशन लेटर दोनों बहुत अलग होते हैं। कंफर्मेशन लेटर ऑडिटर के साइड से होता है जो कुछ होता है, रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट बना के देती है। ठीक है, देन उसके बाद चलो इसको भी लिख लेते हैं पहले, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस की राइटिंग दीज अलोंगसाइड। लेटर ऑफ कंफर्मेशन, ऑडिटर confirms certain balances certain balances with debtor, creditor, बैंक। ठीक है, ये अपना हो गया लेटर ऑफ कंफर्मेशन। देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट confirms certain matters via रिप्रेजेंटेशन, एंड इसको हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। क्या बोलते हैं हम इसे, MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। देन उसके बाद वी हैव दी चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या होती है इसको मुझे डिटेल में समझाना पड़ जाए तो भाई क्या ही होगा, बट चलो लिख के तो फिर भी मैं लाई, मुझे भी दिखाना है, मैंने होमवर्क किया है। ठीक है, तो चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है, चेकलिस्ट आर दी स्ट्रक्चर्ड टूल। क्या है ये, देखो ऑडिट की लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड टूल ऐसे भी लिख सकते थे वो। ये क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, लिस्ट ऑफ आइटम कंटेनिंग स्टेप टू बी अप्लाइड। नहीं, ये ICAI है, थोड़ी फैशनेबल इंग्लिश लिखेगी और बच्चे को परेशान करेगी। चेकलिस्ट आर structured tool containing a list of audit procedure
कंप्लायंस रिक्वायरमेंट यूज टू एंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ ऑडिट वर्क। मतलब कि हमने जितना भी प्लानिंग करी थी कि हम इसको ऐसे चेक करेंगे, वैसे चेक करेंगे, इस टाइम करेंगे, इतना करेंगे, वो सारा रिक्वायरमेंट हम कंप्लाई कर चुके हैं क्या? वो सारा काम हम कर चुके हैं क्या? It will help auditor to ensure that something has not been missed and all the compliance has been done in accordance with essays and laws and regulations। ठीक है, तो ये सिंपल सी थी चेक लिस्ट। बट आईसीआई इसको ऐसे ही बस फैंसी इंग्लिश लिख के मुश्किल बना देता है। ठीक है, उसके बाद वी हैव चेक लिस्ट का, था एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवाना ना मुझे। उसके बाद है कोरिस्पोंडेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर्स। कोरिस्पोंडेंस में क्या आएगा? कोरिस्पोंडेंस इंक्लूड रिटर्न कम्युनिकेशन। ये क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, थर्ड पार्टी रिलेटिंग टू सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड वी विल बी रीडिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स इनटू एसए 216। कोरिस्पोंडेंस बेसिकली आप ये समझ लीजिए, इट इज द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। इट इज द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन एंड जो कम्युनिकेशन है वो ऑडिटर एंड एम्प्लॉय के बीच हो सकता है, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के बीच हो सकता है, ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी के बीच हो सकता है, ऑडिटर एंड थर्ड पार्टी के बीच हो सकता है, जैसे कि बैंक, डेटर, क्रेडिटर। ठीक है, किसके लिए? ऑन दी सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर्स। एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं? अगेन वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल while reading essay 216। तो कोरिस्पोंडेंस क्या है? रिटर्न कम्युनिकेशन। क्या है ये? रिटर्न कम्युनिकेशन। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। क्लियर ही हुआ है ना? ऑल क्लियर तो नहीं हो गया, ध्यान रखना। यहाँ पे अपना इसका नोट्स क्या हो जाता है? स्वाहा। क्या हो जाता है? स्वाहा। अब इसका थोड़ा सा पैराग्राफ रीडिंग कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, बट ये पैरा लिखने का जरूरत नहीं है। The auditor may include abstract or copies of the entity's records, for example, significant and specific contracts and the agreements। जब भी मान लो रिवेन्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स भी होते हैं, दे आर नॉट लाइक कि आज आपने मेरे को ऑर्डर दिया, आज या आज मैंने आपको क्या कर दिया, डिलीवर। देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच गो लॉन्ग फॉर द ईयर्स, 5 ईयर का भी हो सकता है, 10 ईयर्स का भी हो सकता है। तो वहाँ पे अपने प्रॉपर अग्रीमेंट्स बनते हैं एंड अग्रीमेंट्स के जो स्पेशल क्लोजेज होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो ऑडिटर अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्निपेट्स। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हाउएवर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटर भी वही स्निपेट्स लगा रहा है, एंटिटी भी वही लगा रही है, बट एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। द ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन superseded draft of the working paper and financial statement notes that reflect incomplete or preliminary thinking, previous copies of documents corrected for typographical or other error and duplicate documents। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आने चाहिए, ठीक है? और टाइपोग्राफिकल एरर्स है तो ज़रूरी नहीं है वो भी आए। फिर उसके बाद है oral explanation by the auditor on their own do not represent adequate support for work auditor performed or conclusion the auditor reached। इसका क्या मतलब है? Let's come to our notes। पढ़ना ज़रा पहला लाइन। No documentation means no work done। No documentation means no work done। तो यही लिखा है। Oral explanation by the auditor on their own do not represent adequate support for the work auditor performed or conclusion the auditor reached। देखो कितना सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा था नोट्स में, और आईसीआई ने कितना ज्यादा फैंसी कर दिया है। आपको फैंसी वाला ही लैंग्वेज याद करना है, ठीक है? But may be used to explain or clarify information contained in the audit documentation। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया?
form of the audit documentation. These can be on the paper or electronic form. And उसमें हमने क्या क्या देखा, ऑडिट प्रोग्राम, फिर एनालिसिस, देन इश्यूज मेमोरेंडा, उसके बाद समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, द लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, चेक लिस्ट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब ऑल्सो। I'll be there to help you one on one basis, राइट गाइस? एंड यस, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये जो अनोटेड पीडीएफ है ना अपनी, ये भी मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एसे 230। 230 का नाम क्या था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? So I hope we can wind up it with this topic and then we will be starting another one. बहुत छोटा सा ऐसे है ये, 14 पेज का, और 14 में भी कुछ ना कुछ रेप्लिका पाएगा, उसको तो हम स्ट्राइक ऑफ करने वाले हैं। सो थोड़े ही टॉपिक्स बचे हैं, बस कंपाइलेशन ऑफ ऑडिट फाइल देखना है, ठीक है? और ये सीए फाइनल वालों के लिए भी होगा, जो कि मैं बोलूँगी कि आपको पढ़ना है। हाँ, आज मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, बट ठीक है, मैं एक कमेंट डाल दूँगी, पिंग कर दूँगी कि दिस लेक्चर इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर सीए फाइनल, तो सीए फाइनल वाले इसको ना देखें। दिस वाज आल्सो रेलिवेंट फॉर सीए इंटर स्टूडेंट ओनली, राइट? So have a good day, keep revising and wait for the next lecture.